हेलो एवरीवन, हेलो विद वेलकम टू द मैथ्स विद नंदिनी चैनल, यूट्यूब चैनल। आप आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी मैथ्स की। आज हम कंटिन्यू करेंगे आवर नेक्स्ट थर्ड लेक्चर जो बीटेक का होने वाला है। थर्ड लेक्चर मैं कर रही हूँ। इस लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगी फर्स्ट ही यूनिट को, जिसमें हमने अभी तक कर चुके हैं रैंक निकाल चुके हैं हम माइनर मेथड से, रो एक्लेन मेथड से और नॉर्मल फॉर्म से। सेकंड लेक्चर में हमने कवर किया था गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन, वो दोनों एक ही होते हैं। उसमें कैसे रो ऑपरेशंस लग के आपको ए इनवर्स निकालना है, और ट्वेल्थ में कैसे कनेक्ट करके मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले एक छोटा सा टॉपिक है, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। 5-10 मिनट का टॉपिक है। और सेकेंडली हम कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो लेक्चर का ड्यूरेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आपको मैक्स टू मैक्स 25 मिनट तक का मिलेगा। तो इस लेक्चर को ज़रूर देखें। नेक्स्ट लेक्चर ये यूनिट यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी, हो जाएगी। तो इस लेक्चर में यूनिट कंप्लीट होगी। उसके बाद मैं ना सेकंड आइगन वैल्यूज़ वेक्टर वाले चैप्टर पे जंप ना करके मैं वॉल्यूम वाले चैप्टर पे करूँगी, ड्यू टू डिमांड ऑफ सम स्टूडेंट्स माय क्लासमेट्स। मैं उस लेक्चर को कंटिन्यू करूँगी। उसमें मैं आपको डबल इंटीग्रेशन से जो भी वॉल्यूम है वो मैं टॉपिक देख लूँगी, उस हिसाब से मैं आपको करा दूँगी। तो लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। देखो, एज सच कोई हार्ड एग्जांपल नहीं है, हार्ड टॉपिक नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बहुत ही सिंपल सा और ईजी सा टॉपिक है। हम एक एग्जांपल से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऑलरेडी सब कुछ लिख लिया है ताकि टाइम भी बचे और समझा भी मैं अच्छे से पाऊँ। हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। 3 वेक्टर एग्जांपल में 3 वेक्टर वाला क्वेश्चन ले रही। 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है इन स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 0 2। कुछ नहीं करना आपको। वैसे इसके मेथड होते 2, लेकिन जो मेथड मैं देख रही हूँ, देखो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बच्चों को। एक्चुअली मुझे भी हो गया था। तो ये मेथड बेस्ट है, इसी को आप अडोप्ट करो और यही एग्ज़ाम में आपको फुल मार्क्स लेने में हेल्प करेगा, स्कोर करने में हेल्प करेगा। कुछ नहीं, जो वेक्टर ले रखे हैं उसको लेट अस कंसीडर लाइन, जैसे भी आप लिखते हो। लेट लिया ए फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट वेक्टर्स हैं, प्लस बी सेकंड, प्लस सी थर्ड। तीनों वेक्टर को हमने लेट कर लिया। ये हमने लेट करके चल लिया। उसके बाद क्या करते हैं हम इसे एक इक्वेशंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो कैसे लिखा मैंने, a + 2b + c इज इक्वल टू 0। ये कंसीडर करके हम चले हैं। उसके बाद a + b + 0c इज इक्वल टू 0, a + 3b + 2c इज इक्वल टू 0। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये इक्वेशंस कैसे लिखी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। इस a को तीनों से मल्टीप्लाई किया यहाँ, b को तीनों से मल्टीप्लाई किया यहाँ, c को तीनों से मल्टीप्लाई किया यहाँ। समझ रहे हो? तीनों को मल्टीप्लाई किया यहाँ, दिस वन लाइक दिस। अब दिस इक्वेशंस कैन बी रिटन एज in the form of matrix is this 1 2 1 1 1 0 1 3 2। ये इक्वेशंस ऐसे लिखी जा सकती हैं। एंड अब क्या करना है, देखो इक्वेशंस आ गई। अब हमें निकालनी है। खुद थोड़ा सा पॉज करके वीडियो, या वैसे थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो। लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नाम से ही बता रहे हैं कि हमें बताना है कि ये इक्वेशंस किसी आपस में डिपेंडेंट कर रही हैं वेरिएबल्स पे या नहीं कर रही है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखो सिंपल सा केस है। अगर कोई चीज़ का सॉल्यूशन एग्जैक्ट आ जाता है कि ये एक्स की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू ये है, जेड की वैल्यू ये है, तो यानी वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मान लो किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन ये आता है वाई एक्स इज इक्वल टू 5y, यानी वाई के चेंज होने के साथ साथ एक्स भी चेंज होगा, तो ये क्या इंडिपेंडेंट कहलाएगा? डिपेंडेंट कहलाएगा। यानी ये एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो ये एक्चुअली ये चीज़ डिपेंडेंट कहलाएगी। यही सिमिलर ये केस है। हमारे पास इक्वेशंस आ गई। हम रो एक्लेंस की हेल्प से क्या निकालेंगे? रैंक। रो एक्लेन पढ़ा चुकी मैं फर्स्ट लेक्चर में, ये थर्ड लेक्चर है, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो देखो, देन आपको रो एक्लेन समझ आएगा कैसे किया मैंने। इक्वेशंस लिखी, रो ऑपरेशंस लगाए। ऑपरेशंस कैसे लगाए हैं सब मैंने पिछले लेक्चर में लगा दिए, क्या क्या मेथड है, ठीक है, कैसे कैसे लगाना है। रो ऑपरेशन क्या लगाया मैंने? R2 - R1, R3 पे लगाया R3 - R1। ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास मैट्रिक्स बच गई ये। उसके बाद मैंने ऑपरेशन लगाया R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 + R2, मैट्रिक्स बन गई ये वाली।
इस मैट्रिक्स से इस मैट्रिक्स पे ये वाली मैट्रिक्स बन गई। उसके बाद अब जब ये रो ज़ीरो हो गई तो रैंक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज कॉल्ड रैंक। रैंक आया 2। अब सोचने की बात है, मैट्रिक्स 3x3 की मैंने पहले बता दिया था रैंक कम आ सकता है, ये नहीं है 3x3 की मैट्रिक्स है तो रैंक 3 आएगा, 4 नहीं आ सकता, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है। ठीक है, अब रैंक क्या आ गया, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इज 2, तो रैंक आ गया 2। अब रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, रैंक इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स इज द केस ऑफ मैनी सॉल्यूशन। शायद ये चीज़ आपको थोड़ी सी अभी तकलीफ दे क्योंकि मैंने अभी इनकन्सिस्टेंसी नहीं बढ़ाई है, वो आपको इसी लेक्चर में आगे कंटिन्यू मिलेगी, लेकिन ये हल्का सा यहाँ बता देती हूँ। जब रैंक और नंबर ऑफ़ अननोन्स इक्वल हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ अननोन्स वाला, तो वो होता है यूनिक सॉल्यूशन का केस। जब इक्वल नहीं होते यानी ए इज टू बी इक्वल नहीं होते तो वो हो जाता है नो सॉल्यूशन, और लेस देन होते हैं तो नो नंबर मैनी सॉल्यूशन केस। वो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर आगे आपको डिटेल में मिलेगा। तो मेनली ये समझ लो कि रैंक इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है तो मैनी सॉल्यूशन के केस। अब जब एक इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन हो तो डायरेक्टली पता चल रहा है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, वो डिपेंड तो करेगा, ये तो नहीं है कि एक्स की वैल्यू ये, जब एक के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन है तो लीनियरली डिपेंडेंट। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है यहाँ तक। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में या अगर एग्जामिनर ऐसा पूछ ले कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो कैसे डिपेंड कर रहा है वो भी बताओ, तो वो आपने कैसे करना है देखो। सिंपल सा एक स्टेप भी और आ गया, जो इक्वेशन आपने रो एक्लेन में ला दी ना उसे एज इट इज़ लिख दो। देखो दोनों इक्वेशन को मैंने लिख दिया कि क्या लिखा a + 2b + c = 0 -b - c = 0। यहाँ से क्या आ गया -b = c। इसी फर्स्ट इक्वेशन में इस वैल्यू को मैंने कर दिया पुट, यहाँ से आ गया a = -b। अगर किसी के वैसे लेके देखा हो तो मैंने जिस बुक से मैं करा रही हूँ उसमें ये था कि x1 x2 और x3 लेके करके देखा हुआ था, तो देख लेना इस चीज़ को। जैसे ए बी में भी ये भी आपका आंसर करेक्ट है। अब मैं आपको इस टॉपिक का एक एग्जांपल और करा रही हूँ जिसमें इंडिपेंडेंसी होगी, वो देख लेना और इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। देखो सेकंड एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, वेक्टर लेके चल रहे हैं 1 1 1 3 1 2 3 4 2 3 4 9। वही लेट अस कंसीडर जो भी किया हमने, जो लास्ट क्वेश्चन में जैसे किया था, a + b + c। नाउ इन्हें इक्वेशंस की फॉर्म में लिखा, देखो a 3a, दिस वन b 2b 3b 4b, दिस वन 2c 3c 4c 9c, दिस वन। अब नाउ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स +1। ठीक है, अब क्या करना है, वही रो ऑपरेशंस वही रो एक्लेन फॉर्म में लेके आना है। ऑपरेशंस वही लगाए मैंने, R2 पे ऑपरेशन लगाया R2 - R1, R3 पे ऑपरेशन लगाया R3 - R1, R4 पे ऑपरेशन लगाया R4 - 3R1। उसके बाद इस फॉर्म में आ गए। उसके बाद मैंने ऑपरेशंस क्या लगाए, R3 पे फिर से ऑपरेशन लगाया क्या, R3 - 2R2, R4 पे ऑपरेशन लगाया R4 - R2। समझ आ रहे हैं ऑपरेशंस कैसे लगाए। इन्हें ज़ीरो बनाना था, R2 को करा R1 से माइनस, R3 को करा R1 से माइनस ताकि ज़ीरो बन जाए, और R4 को करा 3R1 से माइनस ताकि ये ज़ीरो बन जाए। फिर यहाँ पे ये R3 पे क्यों ऑपरेशन ये लगाया -2R2 ताकि ये 2 0 बन जाए। रो एक्लेन में ऐसे लाते हैं ना, ये एलिमेंट 0 देन ये वाला एलिमेंट 0 देन ये वाला एलिमेंट 0। R4 पे ऑपरेशन लगाया R4 - R2, ये ऑपरेशन लगाया ताकि ये 0 बन जाए। हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ये रो 3 हमारे पास सारी 0 होगी, तो रो 3 को रो 4 से इंटरचेंज कर दिया। ये इंटरचेंज होने के बाद मैट्रिक्स बन गई ये। रैंक आ गई, रैंक इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज, तो रैंक आ गई 3, और हमारे पास नंबर ऑफ अननोन्स कितने थे, वो भी 3 थे, A B C। तो ये केस बन गया यूनिक सॉल्यूशन का। देखो जब मैंने लास्ट स्लाइड में लास्ट क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि जब रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल हो तो केस बनता है यूनिक सॉल्यूशन का। आपको आज आगे कंटिन्यू मिलेगा इस लेक्चर में यूनिक सॉल्यूशन का। और ये है, अब क्या हो गया, जब यूनिक सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू 2, लेट अस सपोज x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 5, z की वैल्यू -2, यानी स्पेसिफिक फिक्स्ड वैल्यू आ गई, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रही, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला केस है, डिपेंडेंट वाला नहीं है। अगर आपको बाय चांस ये बोला जाए कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उस
अननोन्स की वैल्यू निकालो, तो आपको कुछ नहीं भाई एक्स ए प्लस बी प्लस 2c तीनों की वैल्यू आ जाएंगी। जैसे इक्वेशन सोल्व करते थे, देखो ए प्लस बी, वैसे पूछा नहीं जाएगा आपका क्वेश्चन यहीं तक सोल्व है। लीनियर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट में पूछा जाता था कि कैसे डिपेंड करते हैं, और ये पूछा जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो लेके चल रहे थे, और 2c इज इक्वल टू ज़ीरो। तो जैसे वेक्टर्स में किया होगा आइगन वैल्यूज़ वेक्टर में, इस क्वेश्चन सोल्व। मेन कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ वैसे मैटर नहीं कर रही, आपको यहाँ लीनियरली इंडिपेंडेंट तक आपका आंसर करना है। लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक जो है यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, और जो है नो सॉल्यूशन वाला केस, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही इक्वेशंस में वो सोल्व करते हैं। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस इसी टाइप की होती है। x1 x2 x3 x1 x2 x3 b2 x1 x2 x3 b3, ये आगे कोफिशिएंट्स होते हैं। देखो सिंपली मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ पहले लीनियर इक्वेशन का, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस का। देखो हमारे पास मैट्रिक्स होगी ए और बी, जो भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होगी। आपको एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा, लेकिन एक बार ये देखो बेसिक ये क्या है, आपको ये तीन चीज़ें याद रखनी है। जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी है, विच इज़ इक्वल टू आर, रैंक है रैंक के, दैट इज इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स की, यानी इन दोनों की रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ अननोन्स भी इक्वल है। यानी सपोज करो 3x3 की मैट्रिक्स है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ अननोन कितने हो गए 3, रैंक एक ऑफ ए मैट्रिक्स भी 3 है और ए इज टू बी भी 3 है, तो वो केस हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन का, कंसिस्टेंट का। और सेम रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी है, लेकिन लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स, यानी एक्स वाई जेड है लेकिन इन दोनों की रैंक 2 है, तो केस हो जाएगा मैनी सॉल्यूशन का। ये भी कंसिस्टेंट होता है। रैंक ऑफ ए इक्वल ही नहीं है रैंक ऑफ ए इज टू बी, यानी ये 3 है ये 2 है ये 2 है ये 3 है, जो तो केस हो जाएगा नो सॉल्यूशन का। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम अब दो आपको क्वेश्चन कराती हूँ जो इम्पोर्टेंट भी एग्ज़ाम को लेके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पैरामीट्रिक फॉर्मूला लाइक ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में, जिसमें ये हो जाएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा न्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, लाइक दिस। क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 9, 7x प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू न्यू। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इन न्यू फॉर विच द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्टली हम दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज मैट्रिक्स फॉर्म में तीनों इक्वेशंस को लिख लेंगे। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज इन दिस फॉर्म। ये मैट्रिक्स ए इज टू बी मैट्रिक्स होती है, ये ए इज टू बी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हमने लाना है रो एक्लन में बाय अप्लाइंग रो ऑपरेशंस। तो इसमें रो ऑपरेशंस क्या लगेंगे वो देखते हैं। फर्स्टली मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ से लिख रही हूँ, R3 पे रो ऑपरेशन लगाया, R3 माइनस R1, और R2 पे ऑपरेशन लगाया 2R2 माइनस 7R1। अब मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अपनी कॉपी में राइट करो। हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ये वाली। अब ये मैट्रिक्स देखो रो एक्लन में है या नहीं है, ये मैट्रिक्स अब रो एक्लन में है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि अब हमें फर्स्टली निकालना है नो सॉल्यूशन के लिए। ध्यान से देखो ये मैट्रिक्स मैं यहाँ दोबारा लिख रही हूँ, 2 3 0 0 5 इज टू 9 माइनस 15 0 माइनस 39। इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्ज़ाम में, 43 9 माइनस न्यू। अब आपने देखना है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, पिछले लास्ट पेज पे मैंने आपको यही बताया था कि नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी आता है। रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज टू बी। 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 5। जब लैम्डा 5 होगा तो ये 0, लैम्डा इज इक्वल टू 5, तो ये चीज़ 0 बन जाएगी। तब ए की रैंक क्या होगी, ए की रैंक होगी 2, क्योंकि ये रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। जब ये 0 हो जाएगा, लैम्डा 5 हो जाएगा, ये चीज़ 0, इसको भूल जाओ एक टाइम के लिए, ये 0 हो जाएगी, तो इस मैट्रिक्स की रैंक क्या हो जाएगी 2। अब ठीक है, अब चलो ए इज टू बी पे। अगर ये 0 होगी और ये अब मान लो 9 माइनस न्यू इज़ इक्वल टू 0, न्यू भी 0 हो गया,
इस ये भी रैंक 2 ये भी रैंक 2 इक्वल हो जाएगी, ये सीन तो नहीं हो सकता, तो हम इसको नॉट इक्वल टू कर देते हैं। अब ये तो होगी रैंक 2, अब ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी यहाँ कुछ ना कुछ तो आएगा, तो एज टू बी की रैंक क्या होगी 3 होगी। अब कई बच्चों में ये डाउट हो सकता है, हम भी इसको नॉट इक्वल टू इसको इक्वल टू करके देते हैं, ठीक है ये चीज़ भी करके देख लेते हैं। नॉट इक्वल टू 5 इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं, नॉट इक्वल टू 5 यानी कुछ ना कुछ आ जाएगा, इसकी रैंक क्या होगी 3, इसको इक्वल टू 0 करो कुछ करो, जब एज टू बी की कंबाइन रैंक देखी जाएगी तब ये कंसीडर होगा ना, तो इसकी रैंक भी 3 होगी। देखो ध्यान से समझो, इसका सॉल्यूशन यही बनता है क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 5 और न्यू नॉट इक्वल टू 9, न्यू नॉट इक्वल टू 9 पे ये नो सॉल्यूशन दे रहा है आंसर। कैसे दे रहा है एक बार और बता रही हूँ, जब लैम्डा 5 होगा तो ये चीज़ 0, ए की रैंक क्या हो जाएगी, ए की रैंक हो जाएगी 2, जब एज टू बी की कंबाइंड रैंक देखी जाएगी तब लैम्डा अगर 0 हुआ, ये जगह सॉरी न्यू अगर 9 हुआ, ये प्लेस 0 हुआ, तो इसकी भी रैंक 2 बन जाएगी। हमें वो नहीं बनानी, 2 से डिफरेंट बनानी है नो सॉल्यूशन के लिए, तो इसको 9 नहीं होने देना न्यू को, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकेंडली हम चलते हैं यूनिक सॉल्यूशन पे। यूनिक सॉल्यूशन यानी रैंक इक्वल चाहिए, रैंक इक्वल चाहिए, तो देखो 5 माइनस लैम्डा नॉट इक्वल टू 0, यानी मैंने सॉल्यूशन का केस नहीं बनाना, क्योंकि देखो सीधा है यूनिक सॉल्यूशन यानी 3 लानी है हमने रैंक, क्योंकि 3 अननोन है यूनिक, तो लैम्डा नॉट इक्वल टू 5 नहीं होना चाहिए। अब कई बच्चे बोलेंगे 9 माइनस ये भी नॉट इक्वल टू नहीं, ये डाउट बहुत कॉमन है, ये भी नॉट इक्वल टू कर देंगे, नहीं, न्यू कैन बी एनी रियल नंबर, बी एनी रियल नंबर, न्यू कुछ भी हो सकता है। देखो कैसे, अगर लैम्डा 5 नहीं हुआ, ये प्लेस 0 नहीं है, रैंक ऑफ ए क्या होगी 3, अगर मान लो यहाँ 9 हो जाता है तो भी रैंक ऑफ एज टू बी क्या रही 3, 9 नहीं भी होता, कुछ हो 0 1 हो 2 हो, कुछ भी इस प्लेस पे हो जाता है, लेकिन एज टू बी की कंबाइंड रैंक 3 ही रहेगी, सिर्फ ये चीज़ इफेक्ट करिए, मेन इस प्लेस का ध्यान रखो। हो गया यूनिक सॉल्यूशन। थर्ड आ जाता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन पे हमें ए की एज टू बी और ए दोनों की प्लेस पे क्या चाहिए 0 चाहिए, मतलब रैंक लेस चाहिए, नंबर ऑफ अननोन्स क्या होता है, देखो मैनी सॉल्यूशन पे क्या होता है, ये इक्वल चाहिए ये लेस चाहिए, ये इक्वल कब आएगा, पहले तो 5 माइनस लैम्डा को 0 होना पड़े, मतलब लैम्डा की वैल्यू को 5 होना पड़ेगा, अंडरस्टैंड, एंड देन 9 माइनस न्यू, 9 माइनस न्यू इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाता है, यहाँ कुछ भी आ जाता है तो भी गड़बड़ है, तो इसे भी 0 होना पड़ेगा, न्यू इज इक्वल टू 9, तो दोनों को 9 ही होना पड़ेगा, तो आंसर क्या आया, ये आ गया फर्स्टली नो सॉल्यूशन का, ये आ गया यूनिक सॉल्यूशन का, एंड देन ये आ गया मैनी सॉल्यूशन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं सेम सिमिलर सा ऐसा ही। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शो इफ़ लैम्डा नॉट इक्वल टू -5 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 3 इक्वेशन दी हुई हैं, हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, इफ़ लैम्डा इज इक्वल टू -5 शो दैट द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, डिटरमाइन द सॉल्यूशन इन ईच केस। सो कुछ नहीं करना, सेम वही रिपीट करना है, ये इक्वेशंस, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, आप जैसे सेम इस प्रोसेस में किया था, इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, करना क्या है, कुछ नहीं करना, रो ऑपरेशंस लगा के इसे रो एक्लेन में लाना है। क्या ऑपरेशंस लगेंगे, ऑपरेशंस क्या लगेंगे कि R3 पे मैंने ऑपरेशन लगाया क्या, R3 माइनस 6 R2, एंड R1 पे ऑपरेशन लगाया क्या, R1 माइनस 3 R2। अब मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, अपनी अपनी नोटबुक में राइट करो। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये ऑपरेशन कैसे लगाए, सिंपली देखो 1 था, इसे 0 बना दिया मैंने 1 का यूज़ करके, 6 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर वाली रो को भी इस 3 से मल्टीप्लाई करके, यानी R1 और R3 को छेड़ा मैंने, R2 को नहीं छेड़ा क्योंकि ये 1 बना था, लास्ट में इसको ही ऊपर भेज दूँगी कि फर्स्ट रो हो जाए। तो मेनली मैंने इन दो को 0 बनाने में फोकस किया है, तो इसी हिसाब से आपने सोचना है, तभी आप ऑपरेशन लगा, बिल्कुल सिंपलेस्ट ऑपरेशन है। अब मैट्रिक्स क्या बनेगी तो देखो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई, ये बन गई 0 माइनस 7 13 9 1 2 माइनस 3 माइनस 2 0 माइनस 1 लैम्डा प्लस 8 18 9। देखो कई बच्चे सोचेंगे कि हम यहाँ पहले चेंज कर लें, वो कर लें, वो आप कैसे भी कर सकते हो, ऑपरेशंस कैसे भी लगा सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। मैंने ये ऑपरेशन चूज़ किया है,
मे बी पॉसिबल आपके ऑपरेशन से इजी हो, आप पहले रो चेंज कर दो, मैं बाद में कर रही हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, R1 को R2 से चेंज कर रही हूँ और मैट्रिक्स लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे लिखने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आ गई ये। अब हमें क्या लेन करना है, रो एक्लेन मिलाना है और इसे ज़ीरो बनाना है। तो डायरेक्टली सीधा दिख रहा है R3 पे ऑपरेशन लगेगा, क्या R3 माइनस ऑफ R2। हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, 1 2 -3 -2 -2 0 -7 13 9 0 0 और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई, इस ऑपरेशन के बाद मैट्रिक्स बन गई है। अब ये मैट्रिक्स क्या आ गई, रो एक्लेन में आ गई, क्योंकि देखो इसके बाद ये भी ज़ीरो, इसके बाद ये भी ज़ीरो। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पे चलते हैं वापस कि लैम्डा प्रूव करो, शो करो कि अगर लैम्डा -5 नहीं है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन याद होनी चाहिए सबसे पहले। क्या थी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, कि इक्वल होनी चाहिए और नंबर ऑफ अननोन्स। अब हम चलते हैं इधर, यूनिक सॉल्यूशन हो और इक्वल होनी चाहिए तो क्या हो सकता है, यूनिक सोचो, यूनिक सॉल्यूशन हो तो प्रूफ करो कि लैम्डा क्या होना चाहिए, -5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। सोच के देखो कि XYZ वैल्यू है तो लैम्डा -5 के इक्वल नहीं होने, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है लगता है हमसे पिछले क्वेश्चन में। यहाँ कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, सपोज करो 1 आएगा, कुछ ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वही, बस थोड़ा सा कोई कैलकुलेशन एरर हो गया होगा करते वक्त। सो आपका नहीं होना चाहिए, देख लेना। तो देखो लैम्डा नॉट इक्वल टू -5, क्यों, अगर लैम्डा 5 हुआ तो A की रैंक क्या हो जाएगी 2 और A/B की रैंक मान लो वो भी अलग है। मेन है यूनिक सॉल्यूशन निकालना है ना, तो मेन ये देखो कि 3 अननोन है XYZ, तो रैंक 3 ही होनी चाहिए। रैंक 3, A की रैंक 3 कब होगी, जब ये -5 नहीं होगा, तब A की रैंक 3 होगी। तो यहाँ से डायरेक्टली प्रूव हो गया, फॉर यूनिक सॉल्यूशन लैम्डा मस्ट बी नॉट इक्वल टू -5, लैम्डा -5 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। दूसरे पार्ट में ये पूछा था और ये कंसिस्टेंट है, शो दैट लैम्डा -5 अगर हो गया, लैम्डा -5 हो गया, अगर लैम्डा -5 हो गया तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ 0 और ये चीज़ भी 0 है एक्चुअली। हाँ यहाँ 0 है, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं हुआ। हाँ मेरे को लगा कि वो चीज़ कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं है। अगर लैम्डा -5 हो गया तो ये भी 0, रैंक ऑफ A भी 2 आ जाएगी, रैंक ऑफ A/B भी 2 आ जाएगी और सॉल्यूशन को केस बन गया मैनी सॉल्यूशन का, ये भी कंसिस्टेंट है। और इसमें क्या था, रैंक ऑफ A भी 3 आ जाएगी, रैंक ऑफ A/B भी 3 आ जाएगी। मैं यहाँ इसको लेके चलती, अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है, ये कुछ भी हो, देखो पिछले क्वेश्चन में यही कहा था ना कि यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये नॉट इक्वल टू 5 है, ये कुछ भी हो, वही बात है, ये कुछ भी हुआ, ये नॉट इक्वल टू 5 हुआ तो रैंक ऑफ A भी 3 है, रैंक ऑफ A/B भी 3 है और अननोन भी 3 है। क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन केस। और ये किस चीज़ का हो गया, मैनी सॉल्यूशन का केस। क्वेश्चन में यही पूछा था, यही प्रूफ करो। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है, फर्स्ट मैट्रिसेस। आपको आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो पे। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स कीजिए और फुल सपोर्ट दिखाइए। द नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस, बाय, जय श्री श्याम।